साथियों नमस्कार। हमने पिछली 3-4-5 क्लासों में राष्ट्रपति के बारे में कुछ चर्चाएं की थी कि किस तरीके से राष्ट्रपति की योग्यताएं से शुरू किया हमने, कुछ आर्टिकल से शुरू किया हमने, उसकी योग्यताएं हमने पढ़ी, उसका निर्वाचक मंडल हमने पढ़ा, उसका चुनाव कैसे होगा वो हमने किया, उसका कार्यकाल के बारे में हमने चर्चा की। फिर पूरी चर्चा हमने कर ली कि किस तरीके से उसकी शपथ कैसे होगी, उसके विरुद्ध महाभियोग कैसे आएगा, अगर पद रिक्त हुआ तो स्थितियाँ कैसे क्या होंगी, उसके हमने विशेषाधिकार राष्ट्रपति के क्या होंगे, वो सारा हमने मोटे मोटे तौर पे कोशिश की कि हम उन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। उम्मीद करता हूँ कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम टॉपिक एक नया शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का ही एक दूसरा फेज़, वो पहला फेज़ था, इतनी वो 3-4 क्लासें थी वो सारी। अब इस दूसरे फेज़ में हम देखते हैं राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति के काम क्या हैं, वो क्या कार्य करता है, उसकी पावर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। देखिए, अगर हम राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की बात करें तो पहले आप ये समझिए कि भारत में चूँकि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, 2 प्रकार की शासन पद्धतियाँ पूरी दुनिया में अलग अलग देशों की शासन प्रणालियों में है। एक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति जिसको आप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, और दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली, मतलब कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं अपनाया गया, अध्यक्षीय शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया, बल्कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली की बजाय पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और इसके लिए हम प्रभावित हुए ब्रिटेन से। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, हम यहाँ अमेरिका से प्रभावित नहीं हुए, बल्कि ब्रिटिश शासन प्रणाली से प्रभावित होकर हमने वो सिस्टम अपनाया। संसदीय शासन प्रणाली में बेसिकली होता क्या है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध होता है, दोनों बहुत गहरे रूप से संबंधित होती हैं। ये तो एक बड़ा अलग विषय है थोड़ा सा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं विशेषताओं में, संविधान की विशेषताओं में उनका जिक्र हमने कर लिया था। आप मोटे तौर पे यूँ समझिए कि संसदीय शासन प्रणाली जहाँ होती है वहाँ पे 2 प्रमुख होते हैं, एक होता है राज्य का प्रमुख और दूसरा होता है सरकार का प्रमुख। राज्य का प्रमुख होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र की शक्तियाँ उसमें होती हैं। राज्य का प्रमुख, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में आप राज्य का प्रमुख कहें तो ब्रिटिश सम्राट वो राज्य का प्रमुख है, और भारत में हम राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति को मान सकते हैं, जो नाम मात्र की शक्तियाँ उसमें होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका 2 भागों में बढ़ती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो राज्य का प्रमुख नाम मात्र की कार्यपालिका है और सरकार का जो प्रमुख है वो वास्तविक कार्यपालिका है। मतलब ये कि संविधान सारी शक्तियाँ वो असल में देता तो है राज्य के प्रमुख को, जैसे भारत के राष्ट्रपति को, लेकिन वास्तव में वह उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। उन शक्तियों का प्रयोग वो वास्तविक कार्यपालिका करती है, सरकार का प्रमुख करता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद उनका यूज़ करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के संविधान में अनेक शक्तियाँ लिखी गई हैं, बहुत सारी शक्तियाँ लिखी गई हैं, वर्णित हैं। लेकिन जब हम वास्तविक धरातल पर देखते हैं तब हम पाते हैं कि राष्ट्रपति वास्तव में स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। तो वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो संविधान में लिखी हुई बातें ही हमें वो याद करनी होती है, वो सारी शक्तियाँ ही राष्ट्रपति की शक्तियाँ मानी जाती हैं। तो देखें, हम राष्ट्रपति को मोटे तौर पे आप यूँ कह सकते हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। अगर हम राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को मोटे तौर पे 2 भागों में बांटें तो एक तो उसका कार्य है वो सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं, जो वो सामान्य काल में काम करता है, सामान्य काल में उसके पावर्स हैं, एक तो वो हैं। और दूसरी है वो है उसकी आपातकालीन शक्तियाँ, जो वो आपातकालीन परिस्थितियों में उसके पावर्स होते हैं। आपातकाल, जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल 352 से 360 तक के 3 दशाएं 352 में, 356 में और 360 में दी गई हैं। उन स्थितियों में, उन दशाओं में राष्ट्रपति क्या क्या कार्य करेगा, उसके पावर्स क्या क्या होंगे, वो अलग चीज़ें हैं, वो दूसरे नंबर की चीज़ें हैं। तो हम 2 भागों में बांट के दोनों चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का यहाँ प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे सामान्यकालीन शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, जो आमतौर पे संविधान उसे प्रदत्त करता है। अब सामान्यकालीन शक्तियाँ भी बहुत विस्तृत है राष्ट्रपति की, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए
हम उसकी सामान्यकालीन शक्तियों को अलग अलग खंडों में क्लासिफाई करके, अलग अलग खंडों में बांट के और उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले आप पढ़ें कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। आप कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को प्रशासनिक शक्तियां भी कह सकते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां या प्रशासनिक शक्तियां एक ही बात है। कौन कौन सी शक्तियां हैं वो समझिए आप। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वो राष्ट्रपति को केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां सौंपता है। मतलब कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है कि केंद्र की सारी कार्यपालिका शक्तियां वो राष्ट्रपति के पास होंगी। तो इस बारे में आप पहले उस आर्टिकल को लिख लीजिए, उसके बाद हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियां वो आगे बढ़ते हैं। उसमें देखिए, हमने इसको पहले पढ़ा है, यहाँ हम इसको विशेष रूप से कोट करते हैं आर्टिकल 53 को। आर्टिकल 52 में जैसे कि हमने चर्चा की थी, लिखा है कि संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति पद की स्थापना करता है वो आर्टिकल। आर्टिकल 53 वो कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। तो आर्टिकल 53 केंद्र की सारी कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित कर देता है? राष्ट्रपति में निहित कर देता है। तो ये प्रश्न अक्सर बहुत बार पूछा गया है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े उससे पहले आप कॉपी पेन उठाइए, मेन हेडिंग डालिए राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, उसमें पहली शक्ति लिखें और मोटे तौर पे पहली शक्ति लिखें कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियाँ। हम इसमें कई प्रकार की शक्तियाँ पढ़ेंगे, फिर हम विधायी शक्तियाँ पढ़ेंगे, उसमें कई प्रकार की शक्तियाँ पढ़ेंगे। तो वो थोड़ा सा इनको हम क्लासिफाई करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कार्यपालिका प्रशासनिक शक्तियों में लिखें आप अनुच्छेद 53 सबसे पहले। उसकी भाषा क्या है पूरी तरीके से रट लीजिए इसको। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, मैं लिख देता हूं यहां, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग, साथ साथ लिखते चले जाएं आप, वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। ये आर्टिकल 53 की भाषा है जो संविधान में लिखी गई है। तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपता है। इसको पॉज कीजिए वीडियो को, ये लिख लीजिए। हम सीधे आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में देखें, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में देखें कि पहली एक शक्ति राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में है, वो है कि वह नियुक्तियां करता है। देखिए, नियुक्तियां संबंधी शक्तियां जितनी भी है वो किसी की भी नियुक्तियां करता है, वो सारी की सारी उसकी कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों में शामिल होती है। और उन नियुक्तियों में देखें, सबसे हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे नियुक्तियों को। हम पहले पढ़ते हैं कि वो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बाकी सबकी हम दूसरे बिंदु में समझ लेंगे। प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति। यहां से आपके आर्टिकल्स थोड़े से और आने वाले हैं, तो उन आर्टिकल्स को हम साथ साथ याद करते चले जाएंगे। ये थोड़ा विशेष रूप से इस एक्स्ट्रा कार्य को अपने साथ साथ करते चलें। लेकिन जोड़ नहीं आएगा जब हम अलग अलग तरीके से बिंदुओं के आर्टिकल साथ साथ वैसे वैसे याद करते जाएंगे तो सारे आर्टिकल आपको याद होने वाले हैं। और ये जो बात कही गई है वो कही गई है आर्टिकल
75(1) में। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड 2 आर्टिकल हैं। प्रधानमंत्री का तो एक आर्टिकल और भी है, लेकिन मंत्रिपरिषद से रिलेटेड 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, 2 ही आर्टिकल हैं बस। उस आर्टिकल 75 का जो पहला क्लॉज है वो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा वो हम जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे वहाँ इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ विस्तार से लिख लेंगे, किस किस तरीके से बहुमत होने की स्थिति में क्या होगा, नहीं होने की स्थिति में क्या होगा, वो वहाँ करेंगे सारा। फिलहाल आप इतना समझिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 75(1) में ये बात कही गई है। इस आर्टिकल को विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक लिख लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये बात तो आपने लिख ही ली, इसके साथ आर्टिकल 75 की जो भाषा है उसको भी यहाँ लिख लीजिए ताकि वो भाषा आपको याद रहे। लिखें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो यहाँ एक बात और थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये तो ठीक है, लेकिन आगे कहा गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। मतलब यह है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति केवल उन्हीं मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है जिस बारे में प्रधानमंत्री उसे सलाह दे। ये चीज़ें विस्तार से मंत्रियों के बारे में हम मंत्रिपरिषद में और प्रधानमंत्री के बारे में हम प्रधानमंत्री टॉपिक में विस्तार से कर लेंगे। देखें, दूसरी उसकी नियुक्ति संबंधी शक्तियां, या फिर आप ये समझिए कि महत्वपूर्ण पदों पर जो वो नियुक्ति करता है वो हम यहाँ पे दूसरे बिंदु के रूप में देखते हैं। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। पदाधिकारियों की नियुक्ति, कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और कौन कौन से पदों पर वो नियुक्त करता है पदाधिकारियों को, ये बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। तो देखें, यहाँ मैं बता देता हूँ सबको ही कि कौन कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, लेकिन खास बात एक ये है कि आपको उन पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में कही गई है वो आर्टिकल भी हमें साथ साथ थोड़ा याद करना है ताकि वो थोड़ा आपके याद रह जाए। सबसे पहले अगर हम देखें कि वो किसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की बात तो हमने, केंद्र सरकार के मंत्रियों की बात हमने आर्टिकल 75 में कर ली, वो तो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। एक तो वो नियुक्ति करता है महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल, और इसकी नियुक्ति वो करता है अनुच्छेद आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76 में। एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा वो नियुक्ति करता है, वो और पदाधिकारी हैं, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग कहते हैं, इसकी भी वो नियुक्ति करता है, और इसकी नियुक्ति करता है वो आर्टिकल 148। आपने यदि हमने संविधान के भाग पढ़े थे वहाँ आपने ध्यान दिया होगा, राष्ट्रपति शुरू किया था, वहाँ भी हमने बात पढ़ी कि भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा करो। जो 5वां अध्याय है वो आर्टिकल 148 से 151 तक जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके शुरुआती आर्टिकल में इसकी नियुक्ति की चर्चा है। फिर देखें, और वो किसकी नियुक्ति करता है, वो नियुक्ति करता है विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की, और राज्यपाल की नियुक्ति वो करता है कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 155 में। राज्य सरकार की शुरुआत आर्टिकल 152 से हो जाती है, और 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का जिक्र है, तो उसी के बीच में 155 में राज्यपाल आता है, उसकी नियुक्ति वो करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ ध्यान रखें, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है कि चुनाव कैसे होगा, और 155 में राज्यपाल के चूंकि चुनाव नहीं होते, उसकी नियुक्ति होती है,
सीधे उसकी नियुक्ति है। और राज्यपाल की स्थिति ठीक वही है राज्य में जो केंद्र में राष्ट्रपति की है, तो थोड़ा सा मैच करने वाली सी स्थिति है। 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। फिर देखें, अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप सर्वोच्च न्यायालय लिख लीजिए इसके जगह। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 में वही नियुक्तियां करता है। फिर और अगर हम देखें तो एक बात आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? असल में आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति यदि राष्ट्रपति करता है तो हाई कोर्ट तो राज्य में होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट की जगह आप उच्च न्यायालय लिख लीजिए रजिस्टर में, वो करता है राष्ट्रपति, और इसके लिए आर्टिकल है 217, अनुच्छेद 217 के तहत करता है। ठीक है। इसके अलावा भी वो बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्तियां करता है, और जिन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है उनमें एक है निर्वाचन आयोग। जो भारतीय राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, उस निर्वाचन आयोग के जितने अध्यक्ष और सदस्य हैं, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में 3 आप जानते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो उन तीनों की नियुक्ति कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, लेकिन राष्ट्रीय स्तर वाले, राज्य वाले नहीं है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, और इसकी नियुक्ति करता है वो, इनकी नियुक्ति करता है वो अनुच्छेद 316 के तहत। निर्वाचन आयोग 324 है, निर्वाचन आयोग का जिक्र आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन का जिक्र आप जानते हैं, और चुनाव आयोग के बारे में कहने वाला आर्टिकल 324 है। तो अनुच्छेद 324 के तहत वो इसकी नियुक्ति करता है। फिर हम अगर और आगे बढ़ें तो यूपीएससी का मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनकी नियुक्ति करता है आर्टिकल 316 में, क्योंकि निर्वाचन यूपीएससी के बारे में आर्टिकल 315 से 323 तक जिक्र है इसका। 316 में उन अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, उसका वर्णन किया गया, तो वो राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अगर हम और कुछ आर्टिकल्स की बात करें जिनमें वो पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो देखें 7 बिंदु हो चुके हैं। आगे वाले बिंदु में देखें कि वो और किसकी नियुक्ति करता है, तो वो करता है राष्ट्रीय नेशनल एससी कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसके अध्यक्ष व सदस्य। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि इसका वर्णन एक आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 338 उसके तहत। इसी तरीके से वो नियुक्तियां करता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और उनकी नियुक्ति करता है वो अनुच्छेद 338 के तहत। तो ये ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति का वर्णन अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र है और 338 में है, अनुसूचित जनजाति आयोग का जिक्र आर्टिकल 338 में है। फिर इसी तरीके से वो अन्य कई और पदाधिकारियों की भी नियुक्ति करता है, जिनमें हम मोटे तौर पे अगर हम देखें तो आप यूँ समझ लीजिए कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के आयोग हैं, अच्छा सभी आयोगों का जिक्र संविधान में किया गया है ऐसा ज़रूरी नहीं है, इन आयोगों का तो संविधान में जिक्र है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल लिखा है। मैं अब जो संविधान में नहीं है उन आयोगों के भी, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जैसे और बहुत सारे आयोग है राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो वो जितने भी आयोग है राष्ट्रीय स्तर के, उन सभी राष्ट्रीय स्तर के आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय स्तर के
समस्त आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और चूंकि इनका जिक्र सबका संविधान में है नहीं, तो इसके लिए आर्टिकल की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और वो किसकी नियुक्ति करता है? वो इसके अलावा नियुक्ति करता है केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भी हैं, उन केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति। यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। इसका जिक्र भी संविधान में नहीं है। इसी तरीके से वो और किसकी नियुक्ति करेगा? इसके अलावा विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। एम्बेसडर्स जितने भी है या हाई कमिश्नर्स जितने भी है, राजदूत या उच्चायुक्त। देखिए, राजदूत और उच्चायुक्त में अंतर क्या है, क्या आप जानते हैं? ये राजदूत का मतलब एम्बेसडर, उच्चायुक्त का मतलब हाई कमिश्नर। दोनों पद एक ही है, सेम है, लेकिन राजदूत का मतलब तो विदेशों में जितने भी राजदूत हैं वो तो राजदूत है, ये तो आप ठीक है, यहाँ तक ये तो आप जानते हैं। उच्चायुक्त भी एक तरीके से राजदूत ही है, लेकिन आप जानते होंगे एक राष्ट्रमंडल नाम का एक संगठन है, कॉमनवेल्थ, जिसमें ब्रिटेन का जो सम्राट है वो उसका प्रमुख होता है, और जो देश जितने भी जो कि कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं वो उसके सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रमंडल के किसी भी देश में, राष्ट्रमंडल के किसी भी सदस्य देश में यदि कोई राजदूत होता है तो उसका पदनाम वो हाई कमिश्नर होता है, उच्चायुक्त होता है। बाकी सेम है दोनों, ये समझिए। चलिए, तो इन सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। आप इसको उतार लीजिए, पहले तो इसको यहाँ पे पॉज कीजिए और लिख लीजिए। मैं एक तरफ हट रहा हूँ, पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसको पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में हमने पहली शक्ति पढ़ी प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, दूसरी हमने पढ़ी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। तीसरी शक्ति उसकी एक और पढ़ी है कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में, कि जो पद पर नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक वैसे ही राष्ट्रपति उन पदों पर नियुक्त किए गए पदाधिकारियों को हटा भी सकता है। कुछ पदाधिकारियों को वो पद से हटा सकता है। तो पदच्युति संबंधी उसकी शक्ति है, वो भी उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में ही आती है। पदच्युति संबंधी शक्तियां, और पदच्युति संबंधी शक्तियां हैं उसकी, वो किन किन पदाधिकारियों को हटा सकता है ये हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो उन पदाधिकारियों को कैसे हटा सकता है और कैसे, किस प्रोसेस से हटाता है। इसके लिए देखें, सभी पदाधिकारियों के लिए प्रोसेस सेम नहीं है, 3 भागों में हम बांट के पढ़ सकते हैं उसे। पहला जो पार्ट है, आप यूँ समझिए कि पहले तरीके से जिन पदाधिकारियों को हटाता है वो है प्रसाद पर्यंत। कुछ पदाधिकारी होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। तो कौन कौन से पद ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है? प्रसाद पर्यंत का मतलब आप समझिए कि ऐसी स्थिति कि राष्ट्रपति किसी पदाधिकारी को बगैर कोई कारण बताए, किसी भी समय, बगैर किसी अन्य प्रोसेस के, प्रक्रिया के कभी भी हटा देगा। कारण बताने की जरूरत नहीं है, कोई अन्य प्रक्रिया चलाने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा और वो हट जाएगा, बस इतना सा। तो उसके प्रसाद पर्यंत है वो। तो प्रसाद पर्यंत पद केवल 3 हैं। 3 लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। एक तो है महान्यायवादी, जिसका जिक्र आर्टिकल 76 में हमने पढ़ा था। दूसरा है, वो है राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति तो आर्टिकल 155 में है, लेकिन प्रसाद पर्यंत वाली बात आर्टिकल 156 में है। ध्यान रखना, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, आर्टिकल 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। और उसी आर्टिकल 156 में कहा गया है कि पहली लाइन जो कही गई, वो कही गई कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। ठीक है, तो 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। और तीसरा जो उस पद एक और है, वो है केंद्र सरकार के मंत्री या संघ सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री या संघीय मंत्री। इनकी नियुक्ति का जिक्र तो है आर्टिकल 75(1) में, अभी पढ़ा था हमने। और प्रसाद पर्यंत वो मंत्री राष्ट्रपति के होंगे, ये बात जो कही गई वो आर्टिकल 75(2) में, दूसरे क्लॉज में।
आर्टिकल 75(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये 3 पद ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इन्हें पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी प्रक्रिया चलाने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी इन्हें हटा देगा, कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी देखें, दूसरा एक तरीका और जिस तरीके से वो पद से हटा सकता है वो है संसद के समावेदन से। संसद के समावेदन का मतलब यह है कि एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस संसद में चलेगी और यदि संसद ने उस प्रोसेस के तहत उस प्रस्ताव को पारित कर दिया, एक प्रस्ताव लाया जाएगा, यदि उस प्रस्ताव को पारित कर दिया तो संसद की सिफारिश पे राष्ट्रपति उसे पद से हटा देगा। तो इसके तहत कौन कौन से पद आते हैं जिसे राष्ट्रपति संसद के समावेदन से हटाता है, संसद के प्रस्ताव से हटाता है, संसद की सिफारिश पे हटाता है, उस एक निश्चित प्रोसेस है जो संविधान में दी गई है। उसमें एक तो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 124 में ही ये दिया गया है। नियुक्तियां दी गई है आर्टिकल 124(2) में है। पद से हटाने की जो प्रोसेस दी गई है आर्टिकल 124(4) में है, उसके चौथे क्लॉज में है। आप 124 याद रखें फिलहाल, जो उसके अंदर के जो क्लॉज हैं 1, 2, 3, 4, 5 वो जो भी हैं जहाँ जहाँ आएंगे, जैसे केंद्र सरकार के मंत्रियों की बात है, वो मंत्रिपरिषद जब हम पढ़ेंगे वहाँ 74 के और 75 के क्लॉज पढ़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे वहाँ 124 के क्लॉज पढ़ लेंगे सारे, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप 124 याद रखें। वो संसद के समावेदन पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकता है। वो क्या प्रोसेस होगी वो सारी हम न्यायाधीश जब पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट वहाँ करेंगे इसको। फिर देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो उन्हें पद से हटाने की प्रोसेस भी वो संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। यहाँ ध्यान रखना है खास बात, आप में से कुछ स्टूडेंट्स भूल सकते हैं इस बात को, वो ऐसा सोच सकते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और उन्हें हटाता भी राज्यपाल है, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और उनको हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति की है संसद के समावेदन से। तीसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप क्या कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यहां खास बात ध्यान रखनी है आपको, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में स्ट्राइक भी कर सकती है ये बात कि नियुक्ति में हमने पढ़ा था निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन पद से हटाने की प्रोसेस में हालांकि हटाता सबको राष्ट्रपति है, अध्यक्ष को भी मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी हटाएगा राष्ट्रपति, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रोसेस अलग है। ये ध्यान रखना आपको। एक थोड़ी सी बीच में एक विशेष बात बता देता हूँ जो आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स न जानते हों कि भारत में निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। कहने को मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है, ये बात ठीक है, लेकिन विशेष ध्यान आपको ये बात रखनी है कि उन तीनों ही सदस्यों में, अध्यक्ष और सदस्यों की शक्तियों में रत्ती भर का भी अंतर नहीं है, उनके वेतन में कोई अंतर नहीं है, उनके पद के केवल अध्यक्ष और सदस्य वैसे कहने को है, लेकिन उनकी शक्तियों में बिल्कुल जरा सा भी अंतर नहीं है। तीनों सदस्यों की शक्तियाँ बिल्कुल समान हैं और यदि कभी विरोध की स्थिति हो तो निर्णय बहुमत से होता है, जिधर 2 सदस्य हो गए उनका निर्णय मान्य होगा। तो अध्यक्ष के पास सदस्यों से पावर ज़्यादा किसी सूरत में नहीं है, उसके पास भी वही पावर है जो सदस्य के पास है, सेम, केवल एक स्थिति को छोड़कर, और वो यही है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति हटाएगा, वो संसद के समावेदन पर हटाएगा। ध्यान रखना है, उस प्रोसेस से जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को जो हटाएगा वो हटाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बेस पे। उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करेगा, उस सिफारिश के बेस पे राष्ट्रपति उसे हटा देगा। उन 2 सदस्य हैं उनको हटा सकता है, केवल इतना सा अंतर है, बाकी सारा सेम है। चलिए, इसके अलावा अच्छा एक बात मुझे आप बताएं कि जिस तरीके से केंद्र में मुख्य भारतीय राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, वैसे प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के काम है वो पंचायतों के और नगर पालिकाओं के चुनाव कराना है, वो कभी लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि उसका तो गठन ही 1992 में
73वें संविधान संशोधन उसके तहत किया गया। उससे पहले तो राज्य में निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त हुआ ही नहीं करते थे, आयोग होता ही नहीं था। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य होता है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त उसको कहा जाता है, उस राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र में राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। ये ठीक है, लेकिन खास बात ध्यान ये रखनी है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया कैसे जा सकता है, उसे हटाएगा कौन? तो स्पष्ट रूप से इसमें लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को ठीक उसी प्रक्रिया से, उसी प्रोसेस से हटाया जा सकेगा जैसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाएगा संसद के समावेदन पर। तो इसका मतलब यह है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन वो उसे पद से हटा नहीं सकता है। ये बहुत खास बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति। फिर इसके अलावा अगर हम और बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के बाद में आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं तीसरे प्रक्रिया की, तीसरी प्रोसेस की, कि राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ये दो तरीके हमने पढ़ा, एक तो प्रसाद पर्यंत, दूसरा संसद के समावेदन पर। तीसरा तरीका जिससे राष्ट्रपति किसी पदाधिकारी को पद से हटा सकता है वह है सर्वोच्च न्यायालय के समावेदन पर। मतलब अब वो प्रोसेस कहाँ चलेगी? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जांच चलेगी और जांच में यदि वो दोषी पाया गया तो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बेस पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा देगा। और इसमें देखें कौन पदाधिकारी है। एक तो है यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, इन्हें कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन उनको हटाने के लिए प्रोसेस पहले सुप्रीम कोर्ट में जांच चलेगी, जांच में दोषी पाया गया तो उस बेस पर राष्ट्रपति हटा देगा, संसद में नहीं चलेगी उसकी। और दूसरा एक और ध्यान रखें खास तौर से, आप जानते हैं प्रत्येक, जिस तरीके से आर्टिकल 315 कहता है कि केंद्र में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। तो केंद्र में जिस तरीके से यूपीएससी है, वैसे प्रत्येक राज्य में भी राज्य लोक सेवा आयोग है। जैसे राजस्थान में आरपीएससी है, यूपी में यूपीपीएससी है, ठीक वैसे ही तो प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य जो लोक सेवा आयोग होगा उसमें अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, वैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। लेकिन बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखें, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन वो उन्हें हटा नहीं सकता है। उन्हें हटाने की प्रोसेस ठीक वैसी है जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के समावेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है। तो आरपीएससी या फिर राज्य लोक सेवा आयोग समझ लीजिए आप, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, उनको भी कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। हालांकि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति। और किसके समावेदन पर? सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पे। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पदच्युति संबंधी शक्तियों में हम 3 भागों में बांट के इसे समझ सकते हैं कि ये 3 अलग अलग प्रोसेस है। हटाएगा राष्ट्रपति, लेकिन प्रोसेस 3 अलग है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए ये सारा का सारा। इतना लिख लीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे समझिए, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में 2 छोटी छोटी शक्तियां और हैं। हमने पहली शक्ति पढ़ी उसकी नियुक्ति संबंधी, दूसरी उसकी प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति पढ़ी, दूसरी अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति, और तीसरी पदच्युति संबंधी शक्ति। 3 पढ़ी हमने। चौथी एक शक्ति और समझिए उसकी, जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, उसमें है कि आर्टिकल 77 2 बातें कहता है। उन दोनों बातों को हम यहाँ पे कर लेते हैं। आर्टिकल 77 में एक बात तो ये कही गई
कि केंद्र सरकार या भारत सरकार के जितने भी कार्रवाई की जाएगी, जितने भी कार्यपालिका संबंधी कार्य किए जाएंगे, कार्रवाई की जाएंगी, वो राष्ट्रपति द्वारा की गई मानी जाएगी, कि वो राष्ट्रपति ने की है, राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, ये समझिए आप। तो केंद्र सरकार की समस्त केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। और ये बात करता है आर्टिकल 77(1), आर्टिकल 77 का पहला क्लोज, वो ये बात कहता है। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से राष्ट्रपति के बारे में कहा गया आर्टिकल 77 में, ठीक ऐसे ही आर्टिकल 166 में राज्यपाल के लिए कहा गया है कि राज्य की जितनी भी कार्यपालिका संबंधी वो जो कार्रवाई की जाएगी वो राज्यपाल के नाम से की जाएगी, वो आर्टिकल 166 है। आर्टिकल 77 में ही एक बात और की गई है। आर्टिकल 77 कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन के लिए, एकदम जो काम बहुत स्मूथली चले, सुविधापूर्ण चले, उसके लिए, और मंत्रियों को उन कार्यों के आवंटन के लिए वो नियम बना सकेगा। ये परीक्षा में कई बार आया है, ये जो 5वां बिंदु है ये कई बार आया है, हालांकि ये भी आर्टिकल 77 में ही कही गई है दूसरे क्लॉज में। तो ये ध्यान रखें कि तीसरे क्लॉज में है कि राष्ट्रपति मंत्रियों के में कार्य के आवंटन के लिए नियम बना सकेगा। ये शॉर्ट में लिखा देता हूं मैं, मंत्रियों में कार्य के आवंटन हेतु नियम बना सकेगा। और ये जो बात कही गई वो अनुच्छेद 77 में ही कही गई। तो ये दो शक्तियां और हैं उसकी, ये लिख लीजिए। ये प्रश्न खास तौर से जो बात आती है वो कूट वाले प्रश्नों में खास तौर से पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है या सत्य है। तो आप इसको पोज कीजिए और लिख लीजिए। तो आज हमने पढ़ा राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कि राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में हमने 5 भागों में इसको बांट के पढ़ा। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या क्या हैं, वो हम उसमें पढ़ेंगे। जय हिंद।